Hello guys, welcome to RKS. Guys, we have completed our polity wala section and then also international relation. Today we are going to complete economy. Okay, economy के जितने भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स विल कंप्लीट टुडे. ओके, क्या करेंगे जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो स्पेसिफिक आपको बताऊंगा क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अदर सब्जेक्ट एज वेल, जैसे एथिक्स हो गया या फिर सिक्योरिटी हो गया. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो लेट मी गेट टू द टॉपिक फर्स्ट. Also, you can download this PDF from my Telegram channel. Okay, चलो देखो, फर्स्ट टॉपिक इज नॉर्थ ईस्ट एज अ फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ. अब इसके ऊपर क्या है ना, ये ऑल दो है टॉपिक तो इकोनॉमी में आया हुआ, ठीक है, ये टॉपिक है इकोनॉमी में, बट इसके क्वेश्चन जो है ना इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं आएंगे. बेसिकली नॉर्थ ईस्ट यूपीएससी में नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सिक्योरिटी से क्वेश्चन आते हैं. तो वी कैन यूज दिस एज एन एग्जाम्पल इन सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए. ओके, तो चलो देखते हैं. तो क्या था क्वेश्चन कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025. ओके, एंड वो समिट किसने होस्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डोनर ने. ओके, सो बेसिकली ये जो अभी पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको, आप डायरेक्टली इसे एज एन कंक्लूजन या फिर इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं. इट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन. ओके, नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो हमें किसी नॉर्थ एशिया से कनेक्ट करता है, साउथ ईस्ट एशिया से. इट ऑल्सो विजन ऑफ ईस्ट. ईस्ट मतलब क्या, एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म एज अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर नॉर्थ ईस्ट. यू कैन डायरेक्टली यूज दिस एज एन एग्जाम्पल और अ कंक्लूजन. देन और क्या था इसमें, यहाँ पे पीएम मोदी ने, जैसे हम लोग सबसे पहले 7 सिस्टर्स कहते थे, उसके बाद उन्होंने सिक्किम जोड़ दिया गवर्नमेंट ने और उसको फिर 8 सिस्टर कहने लगे. तो उसी ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अष्टलक्ष्मी कहा था, 8 फॉर्म ऑफ गॉडेस ऑफ लक्ष्मीज. ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कुछ कुछ सेक्टर्स है वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और वो एमर्जिंग हब है हमारे लिए. डैट इज बायो इकोनॉमी, बैम्बू, टी प्रोडक्शन, पेट्रोलियम, स्पोर्ट्स, इको टूरिज्म as some of the area where the region is an emerging hub. So you can directly use this an conclusion or an example or any other point जब भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. ये लिटरली गोल्ड माइन है, ये बहुत अच्छा दे रखा है. इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक लाइन है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कि इंडिया होल्ड 60 किलो गीगावाट ऑफ एक्सप्लोटेबल कन्वेंशनल हाइड्रो पावर पोटेंशियल आउट ऑफ 40% ऑफ इंडिया टोटल. ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, इट होल्ड 60 गीगावाट ऑफ एक्सप्लोटेबल कन्वेंशनल हाइड्रो पावर पोटेंशियल. पोटेंशियल मतलब एक होता है कि हम लोग अभी कितना उसे बना रहे हैं और एक होता है हमारा पोटेंशियल. तो ये कितना 60 वाट का पोटेंशियल है, ठीक है. इंडिया का 40% जो है यही से नॉर्थ ईस्ट से ही आएगा. देन यहाँ पे हम लोग ने नेशनल हाईवे के ऊपर ब्रिजेस बिल्ड किए, डैट इज धोल सदिया एंड बोगीबिल ब्रिज, ठीक है, कहाँ, आसाम अरुणाचल की कनेक्टिविटी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे ऑल्सो 2 यूनेस्को साइट है, डैट इज वन इज काजीरंगा, सेकेंड वन इज मानस. ये हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, ये इसे हम लोग इन डिटेल एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे. ओके, देन सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है टू बिकम फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे आप इसको एज इट इज पॉइंट्स को यूज कर सकते हो सिक्योरिटी में. ठीक है, सिक्योरिटी में एज इट इज इसको यूज कर सकते हो. सबसे पहले क्या, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन. ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बस आपको क्या लिखना है, आपको क्या करना है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन लिखना है. इट्स एज अ गेटवे टू द नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया. बस आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है. हर एक पूरा का पूरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं होती. तो जितना मैंने हाईलाइट किया उतना ही आपको मेंस में पॉइंट लिख सकते हो. दैट इज फर्स्ट वन इज जियो स्ट्रेटेजिक गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया. मतलब क्या, साउथ ईस्ट एशिया के लिए हमारा एक द्वार है वो, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने के लिए. देन देर इज एनर्जी सेक्टर. ओके, तो इसके लिए एग्जांपल ले दो, रिसोर्सेज लाइक कोल, यूरेनियम, ऑयल, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो पावर हैव ह्यूमंगस पोटेंशियल. एंड देन डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज, यूनिक एथनिक कम्युनिटीज एंड ट्रेडिशन,
लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। क्यों लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, क्यों? क्योंकि लोअर लेबर कॉस्ट यहाँ पे कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड देर इज इंडियाज ग्रीन हब। ग्रीन हब मतलब क्या, यहाँ पे अच्छे खासे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लस्ट फॉरेस्ट एंड रिच बायोडाइवर्सिटी है। तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एनर्जी, डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब एंड इंडियाज ग्रीन हब। इतने पॉइंट अब लिखो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले आंसर में, विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। एंड देन देयर आर चैलेंजेस रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज पुअर कनेक्टिविटी, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन स्नेक है, बहुत ही छोटा है। अगर वो कभी कट हो गया तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। देन देयर इज इंसर्जेंसी एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ये सबको ही पता है। देन देयर इज नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म कैसे? क्योंकि इट इज बॉर्डरिंग नियर द गोल्डन ट्रायंगल। एक होता है गोल्डन क्रेसेंट एंड एक होता है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल मतलब क्या, जहाँ से ड्रग्स वगैरह आते हैं। गोल्डन ट्रायंगल कौन सा? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। यहाँ से अच्छे खासे ड्रग्स इंडिया में लाए जाते हैं, स्मगल किए जाते हैं इलीगल वे से। ओके, देखो, हीरोइन एंड सिंथेटिक ड्रग ड्यू टू द पोरस एंड पुअरली मेंटेन बॉर्डर्स। देन ह्यूमन राइट वायलेशन, आसपा जो है ना, जो एक्ट ह्यूमन राइट वायलेशन करता है। एंड देन देर इज एनवायरमेंटल वर्नेबिलिटी। क्यों एनवायरमेंट वर्नेबिलिटी क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे कि फ्लड, लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्विक्स। ओके, क्लियर है? सो दीज आर द चैलेंजेस। तो बेसिकली क्या है ना, इंडिया ने कुछ नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी ले रखे हैं। ओके, तो वो इनिशिएटिव्स देखेंगे कि इंडिया नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। आपको हार्डली 2 से 3 याद रखने हैं। समझो यहाँ से 2 याद रखो और यहाँ से 1 याद रखो, दैट्स इट, इट इज मोर देन इनफ। ओके, देन फर्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। क्या करता है? इट सपोर्ट डेवलपमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर सप्लाई, पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, social infrastructure in northeast region. Okay, and then there is prime minister developmental initiative for northeast region, that is PMDY. ये भी अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ओके, ये दोनों याद रखो, इट इज मोर देन इनफ। एंड देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जैसे कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक है, कालाधन मल्टी प्रोजेक्ट कैसे कनेक्ट करता है? ये बांग्लादेश से लेके म्यांमार तक जाता है। ओके, देन एक्ट ईस्ट फोरम, ओके, एंड सासेक, साउथ एशिया रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बस 2-3 चीजें याद रखो, इट इज मोर देन इनफ। देन नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? जो आपके चैलेंजेस है उसको उल्टा कर दो, यू विल गेट द वे फॉरवर्ड। दैट इज डाइवर्सिफाई एक्सेस रूट। क्यों? क्योंकि पुअर कनेक्टिविटी है। और वो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हीली महेंद्रगंज ट्रांजिशनल कॉरिडोर बना के। ओके, एंड देन देर इज इंसर्जेंसी है, तो क्या करेंगे? रिड्यूस इंसर्जेंसी करनी है। ठीक है, देन उसके बाद क्या कर रहे हैं? गोल्डन ट्रायंगल के बाजू में, तो बिकॉज ऑफ पोरस बॉर्डर इलीगल ड्रग्स वगैरह यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, थ्रू इलीगल वेस्ट। तो हमें बॉर्डर्स अच्छे बनाने, एड्रेस इलीगल माइग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी। कैसे? सर्विलेंस इक्विपमेंट लेके आओ, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, नाइट विजन डिवाइसेस, यूएवीज एंड IR सेंसर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड देन इम्प्रूविंग इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया और नॉर्थ जो मेनलैंड है और नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें इतनी कनेक्टिविटी है नहीं, तो उसके वजह से वो क्या है, थोड़ा सा ये बोल सकते हैं, इतना कनेक्टेड है नहीं रेस्ट ऑफ द इंडिया से, तो हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी है, रादर में बोलूँगा इंटीग्रेशन बढ़ाना है, दैट्स इट। ओके, क्लियर है? आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक हम लोग कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। एवरीथिंग दैट इज गिवन इन द मैगजीन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ हाउ यू यूज़ इट एंड हाउ यू सी अदर रिसोर्सेज। बेसिकली अगर कोई भी आपको टॉपिक दे रखा है, इसको एज इट इज़ नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले तो दिमाग लगाना है आप इसको कहाँ पे यूज़ करोगे, और एक बार आपको समझ में आ गया आप उसको कहाँ पे यूज़ करोगे, तो आपको ईजिली आप हर एक टॉपिक और हर एक लाइन को यूज़ कर सकते हो एज ए रिसोर्सेस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिवैम्प पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि क्या चेंजेस आ रखे हैं, क्वेश्चन ये बोलेगा कि क्या इश्यूज है पीरियोडिक लेबर फोर्स में। ठीक है, तो बेसिकली हम देख सकते हैं इट इज़ अ जो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये कौन कंडक्ट करता है? ये NO से कंडक्ट करता है। NO से किसके अंडर थे, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? इट इज़ अंडर मॉस्पी।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली एनएसओ की अगर हिस्ट्री देखेंगे, एनएसओ अभी पहले नहीं था, अभी अभी एनएसओ आया। कैसे आया? पहले दो ऑफिस थे, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को मर्ज करके एनएसओ बनाया गया। ओके, तो बेसिकली एनएसओ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट हैज ऑब्जेक्टिव टू की एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो करंटली वीकली स्टेटस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज इन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेस वो जो हमें जाननी चाहिए, डेट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब क्या? इट इज अ परसेंटेज ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब कौन कौन? वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन द पॉपुलेशन। मतलब हमारे टोटल पॉपुलेशन अपॉन जितना हमारा जो लेबर फोर्स है, कौन जो काम कर रहा है, जो विलिंगली काम करना चाहता है। ओके, इन सबको ऐड करके। देन देर इज वर्कर पॉपुलेशन रेशो। व्हाट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशो? इट इज एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशो में जो एम्प्लॉयड पर्सन है उसी को गिना जाता है। ओके, देन देर इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स, जो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना कि करंट वीकली स्टेटस, ये क्या है? इट इज एक्टिविटी स्टेटस डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस ऑफ लास्ट 7 डेज। ओके, वीकली स्टेटस इसके लिए 7 डेज के लिए 7 डेज से जुड़ा है ये। ओके, एंड देन देर इज करंट डेली एक्टिविटी स्टेटस। इफ अ पर्सन, ओके, इफ अ पर्सन एक्चुअली वर्क फॉर 1 आवर और मोर, तो उसको इसमें काउंट किया जाएगा। ओके, तो ये मेथोडोलॉजी, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ये हमें याद रखनी है। एंड देन देर इज चेंजेस इन द PSL इंट्रोड्यूस। PLFS कौन से चेंजेस आकर रखे हैं? सबसे पहले तो की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर ऑन मंथली बेसिस फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया इन करंट वीकली स्टेटस, पहले तो ये लेके आए। ठीक है, देन इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस ज़रूरी है कि सिग्निफिकेंस क्यों? क्योंकि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस के ऊपर अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है? दैट इज एनहांस सैंपल साइज, पहले छोटा था, बढ़ा दिया। इंडस्ट्री डिवीजन सपोर्ट, देन टाइमली अपडेशन ऑफ इंडियन लेबर मार्केट स्टैटिस्टिक, district level planning, survey improvement and assist in timely rural and labor interventions. Okay, these are the things. So basically इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें एक ILO की रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक कौन करता है? ILO निकालता है। ठीक है, एंड देन देर इज लेबर ब्यूरो, कौन से किसके अंडर आता है? लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है। इट इज एन अटैच ऑफिस। इसको बस ये दो चीज़ें, इट इज मोर देन इनफ इन दिस टॉपिक। एंड देन जैसे मैंने कहा था कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क इन द मेंस, दे विल आस्क अबाउट द इश्यूज इन द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। एंड व्हाट आर द इश्यूज? इनकंसिस्टेंसी इन द डेटा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट इन द डेटा मतलब डेटा जो है वो प्रॉपर एट पार लेवल पे नहीं है। क्यों? क्योंकि देर इज अ डिफरेंस इन सैंपल मेथड, सर्वे टाइमिंग एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क, वो हमेशा डिफर होते रहते हैं। एंड देन देर इज रिलैक्स क्राइटेरिया। रिलैक्स क्राइटेरिया कैसे? मतलब जो करंट वीकली स्टेटस है ना, ठीक है, वो इंडिविजुअल को काउंट करता है इफ इट वर्क मोर देन 1 आवर इन द प्रीसीडिंग वीक। ये गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपको बिकॉज ऑफ योर वर्क मोर देन 1 आवर कि आपको बोलता है कि योर एम्प्लॉयमेंट। देन देर इज अनमैचिंग डेफिनेशन सॉरी आई वाज जस्ट ड्रिंकिंग वाटर। ओके, देन देर इज अनमैचिंग डेफिनेशन। अनमैचिंग डेफिनेशन मतलब क्या? इंडिया की जो डेफिनेशन है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती। ओके, ये है अनमैचिंग डेफिनेशन। एंड देन डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ मेनी सर्विस, ये ठीक है, ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। देन इनएडिक्वेट सैंपल साइज। इनएडिक्वेट सैंपल साइज कैसे? इंडिया का वर्कफोर्स कितना है? 60 करोड़ का है, बट यहाँ पे इसकी पीरियोडिक लेबर फोर्स की सैंपल साइज कितनी है? इट्स ओनली 2,72,304 हाउस होल्ड ओनली। ओके, एंड देन देर इज अगेन सम घिसे पीटे वही कि टाइम लैग, पुअर क्वालिटी, पुअर रिस्पॉन्स सबमिशन ऑफ द डेटा, ये सारी चीज़ें। इसी को उल्टा करो, यू विल गेट द वे फॉरवर्ड। ठीक है, कैसे? जैसे ये था कि ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ गया? हाँ, कि अनमैचिंग डेफिनेशंस। अगर इसी को हम लोग उल्टा करेंगे, एडॉप्ट द डेफिनेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन अकाउंटिंग नेशनल अकाउंट्स, बस इतना ही लिखना है। देन देर इज AI को इंट्रोड्यूस करो। क्यों AI को क्यों इंट्रोड्यूस करना है? क्योंकि टाइम लैग हो रहा है, पुअर क्वालिटी हो रहा है, इसके लिए AI को इंट्रोड्यूस करो। देन क्रिएट, हाँ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्रिएट
सेंट्रल सर्वे फॉर ऑल गवर्नमेंट डाटा विद यूनिफॉर्म मेथोडोलॉजी। जो हमारी मेथोडोलॉजी फिलहाल यूनिफॉर्म नहीं है, तो यूनिफॉर्म मेथोडोलॉजी लेके आओ। एंड देन एलिमिनेट डुप्लीकेशन ऑफ सर्विस। क्यों डुप्लीकेशन ऑफ सर्विस एलिमिनेट करें? क्योंकि अलग अलग वेरियस सर्विस आते जाए, जैसे कि मॉस्पी निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर निकालता है। अब क्या करो ना, ये जो अलग अलग सेम चीज पे अलग अलग सर्विस निकाल रहे हैं, इसको सबको एक को मर्ज करो। ये भाई एक ही सर्वे निकालो, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, सब कुछ बचेगा, रिसोर्स भी बचेंगे। एंड देयर इज डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड द केस फॉर इंप्रूव डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, फॉस्टरिंग ग्रेट पब्लिक अवेयरनेस एंगेजमेंट विद द स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स, ये सारी चीज किसी प्रिटी पार्ट है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया और इसमें से क्या पढ़ना है वो भी आपको समझ में आ गया। देन व्हाट इज नेक्स्ट? विजनम इंटरनेशनल सी पोर्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है। अब देखो प्रीलिम्स के ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा। प्रीलिम्स के ऊपर बनेगा ये जो पोर्ट है वो किस टाइप का पोर्ट है। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा। अगर मेंस में देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पोर्ट के ऊपर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? जो पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका अगर कुछ इशू है वो पूछ सकते हैं। रादर पोर्ट में क्या क्या इश्यूज है हमारे पास वो पूछ सकते हैं। तो इसको जो इस टॉपिक को हम उसी डायरेक्शन में देखेंगे। जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स का ब्रेक। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? इट इज द फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये याद रखो। ठीक है, दिस इज ये प्रोजेक्ट किसका है? केरला गवर्नमेंट का है। मतलब ये पोर्ट कहाँ पे? ये पोर्ट केरला में है। ठीक है, क्या है? फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेवलपमेंट मॉडल क्या क्या है यहाँ पे। द पोर्ट इज अ बीइंग करंटली डेवलप बाय लैंडलॉर्ड मॉडल विद प्राइवेट पार्टनरशिप कंपोनेंट ऑफ द डिजाइन। अच्छा ठीक है, देखो क्या होता है ना, मॉडल दो टाइप के होते हैं। एक होता है लैंडलॉर्ड मॉडल, एक मिनट मैंने लिखे ही रखा है, हाँ देखो मॉडल कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं, सर्विस मॉडल एंड देन देयर इज लैंडलॉर्ड मॉडल। अब सर्विस मॉडल क्या होता है? यहाँ पे जो पोर्ट अथॉरिटी है वो रेगुलेट करेगा, वो सिर्फ देखेगा कि कौन कैसे क्या काम कर रहा है, बट काम कौन करेगा? यहाँ पे बाकी की चीजें कौन देखेगा? प्राइवेट कंपनी देखेगी। जो पोर्ट के ऑपरेशन है वगैरह कौन देखेगी? प्राइवेट कंपनी देखेगी। तो इसको कहेंगे लैंडलॉर्ड, मतलब गवर्नमेंट एक लैंडलॉर्ड की तरह है। और सर्विस पोर्ट मॉडल में क्या करेंगे? ये जो पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या फिर पोर्ट अथॉरिटी है वही सब देखेंगे। क्या देखेंगे? दैट इज रेगुलेटरी फंक्शन एंड अदर वन इज पोर्ट ऑपरेशंस। ओके, सो ये दो टाइप के मॉडल है, ये दोनों हमें याद रखना है। देन देर इज ये पोर्ट कहाँ पे? स्टैटिक लोकेशन। ओके, इट इज लोकेटेड जस्ट 10 नॉटिकल माइल्स, 10 नॉटिकल माइल्स पे लोकेटेड है यहाँ पे। देन इसके बाद और कुछ यहाँ पे कार्गो कंटेनर ड्यूरिंग द, ये चीज़ें ट्रांसमिशन हब, मुझे नहीं लग रहा ये सब ज़रूरी है। ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा ही नहीं। क्वेश्चन कैन बी अबाउट दिस अदर इनिशिएटिव टेकन टू प्रमोट द ट्रांसमिशन। अब क्या करो ना, जो चैलेंजेस इन डेवलपिंग द ट्रांसशिपमेंट हब है, ठीक है, इसको क्या करो ना, इसको डायरेक्ट एज इट इज पोर्ट का ही इशू लिख सकते हो, बट मुझे लग नहीं रहा है इतना सब ये करने की ज़रूरत है। ओके, इसको 2-3 पॉइंट है। कैबोटेज जो होता है, कैबोटेज लॉ रिलैक्सेशन, वो क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन फॉर मूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक कार्गो फॉर बाय फॉरेन फ्लैग वेसल। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि कैबोटेज लॉ क्या है या फिर क्या है पूछ सकते हैं, बट रादर देन किस चीज से रिलेटेड है? एयर से रिलेटेड है, पोर्ट से रिलेटेड है, एयरपोर्ट से रिलेटेड है, पोर्ट से रिलेटेड है, या फिर किसी और चीज से रिलेटेड है, ये पूछ सकते हैं। तो ये क्या है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस। ये रिस्ट्रिक्शंस लाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक कार्गोज बाय फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स। इतना ही है इसमें। ओके, देन देयर इज नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। ओके, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड में क्या है करके, ये वो ऐसा वैसा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेगा, वो भी प्रीलिम्स रिलेटेड बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन। और कुछ डेटा हमें लगेगा मेंस के लिए, अगर कोई भी रोड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी पॉइंट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई पॉइंट लिखना है, तो उसके लिए हमें रोड का डेटा चाहिए रहेगा। तो हम लोग इसको इस नज़रिए से देखेंगे। अब देखो क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू इम्प्लीमेंट सेक्शन 215B ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1999 कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड।
तो यहाँ पे हमें नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। टेस्ट सीरीज तो पक्का क्वेश्चन डालेगा, जो अलग अलग वेरियस कोचिंग की टेस्ट सीरीज है वो पक्का क्वेश्चन डालेगा, ठीक है। अब देखो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है ना, ये एक बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। वो बोर्ड क्यों बनाएंगे, आगे उसके फंक्शंस वगैरह देखते हैं। तो बेसिकली इसका कॉम्पोजिशन कैसा का, कॉम्पोजिशन मतलब उसको कौन कैसे संभालेगा, एक चेयरमैन होगा एंड नॉट लेस देन 3 मेंबर्स होंगे, ठीक है। मतलब 3 से लेके 7 के बीच में मेंबर होना चाहिए, ओके। और उसके साथ साथ चेयरमैन। अब ये अपॉइंट कौन करेगा, बिकॉज दिस इज अ स्टैट्यूटरी बोर्ड, ओके। ये कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट दिस बोर्ड, ओके। एंड देन उसकी प्लेस कहाँ पे होगा, हेड ऑफिस होगा दिल्ली में, नेशनल कैपिटल रीजन में। अब देखो व्हाट आर द फंक्शंस, प्रमोट करेंगे रोड सेफ्टी को, इनोवेशन, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर रेगुलर ट्रैफिक एंड मोटर व्हीकल्स, ओके। बस मोर देन इनफ है। अब यहाँ पे रोड सेफ्टी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है, थोड़ा ट्रिकी है, हाँ। बट आप इसको ना डेटा को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डेटा बैंक दे रखा है, एक बार रीड कर लेना, मुझे लग नहीं रहा कि बस रीड करने की जरूरत है, बट ये डेटा बैंक यू कैन यूज, ओके, यू कैन यूज इन योर आंसर, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर रोड के ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हाई फर्टिलिटी रेट एंड इंक्वायरी इंजरी बर्डन, क्यों इंडिया अकाउंट फॉर 11% ऑफ ग्लोबल रोड फैटिलिटीज इन 2022। देन बिहेवियरल इशू कि ओवर स्पीडिंग करते हैं बच्चे वगैरह, इसकी वजह से। देन रोड कंडीशंस भी अच्छी नहीं है हमारी। देन स्लो प्रोग्रेस एट द स्टेट लेवल एंड अदर चैलेंजेस में देख सकते हैं कि क्वालिटी मतलब लोग ज़्यादा ट्रैवल क्यों करते हैं रोड से, क्योंकि हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा नहीं है, एट पार नहीं है, इसके वजह से। देन इम्पैक्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट, ओके, व्हाट यू कैन गाइस डू ना, यू कैन यूज दिस डेटा इन ऐसे, ठीक है। क्या करता है कि इकोनॉमिक रोड क्रैशेस आर एस्टिमेट टू कॉस्ट इंडियन इकोनॉमी 3 to 5% ऑफ जीडीपी अ ईयर। कौन बोलता है, ये वर्ल्ड बैंक बोलता है। देन राइजिंग इनइक्वालिटी, मोर देन 75% ऑफ पुअर हाउस होल्ड वर अफेक्टेड बाय द रोड क्रैश, रिपोर्टेड डिक्लाइन इन दर इनकम ड्यू टू दर इंसिडेंट। ऑब्वियस ये बात है, अगर इंसिडेंट, अगर आपका कुछ इंसिडेंट हो गया है, सही बात, एक्सीडेंट हो गया है, तो आपकी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा ही ना, इनकम के ऊपर। देन इंटेंजिबल कॉस्ट क्या है, किसी कोई ट्रॉमा में चला जाता है, या किसी की जान चली जाती है, या कोई अपाइज हो जाता है, या फिर कोई 1-1.5 साल तक ठीक नहीं होता, तो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। सो व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन फॉर द रोड सेफ्टी, मुझे लग नहीं रहा है कि ये ज़रूरत है पढ़ने के लिए, बट स्टिल अगर कभी कुछ आया रोड सेफ्टी से रिलेटेड तो ये ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड सेफ्टी याद रखो, एंड द ग्लोबल प्लान फॉर द डेकेड ऑफ द एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे आपके आंसर में, इट इज़ मोर देन इनफ है, ठीक है। देन इसके बाद यस, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025। मुझे बताओ, अगर ये रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम है तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आएगी, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आएगी, ठीक है। एंड व्हाट आर द की प्रोविजंस, की प्रोविजन देखो, रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम मतलब उनको ही पैसे देना होगा ना, जो विक्टिम है, जिनका एक्सीडेंट हो रखे हैं, उनको ही पैसे देना होगा। तो एलिजिबिलिटी क्या है, एनी पर्सन बीइंग अ विक्टिम ऑफ रोड अराइजिंग आउट यूज ऑफ मोटर व्हीकल, ओके। देन एलिजिबिलिटी कौन है, एनी पर्सन, मतलब कोई भी लोग हो सकता है, ऐसा कुछ जरूर नहीं। देन व्हाट आर द कवरेज, कैशलेस ट्रीटमेंट होगी उनकी, 1.5 लाख एट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। नोडल एजेंसी कौन सी होती है, रोड द स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल विल बी द नोडल एजेंसी, जो डिसाइड करने के लिए सारी चीज़ें, ठीक है। एंड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल, कौन से स्टेट में अनबोर्ड ऑल कैपेबल हॉस्पिटल, कौन चूज करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करेगी, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट चूज करेगी, ठीक है। एम्पावर्ड अंडर द मतलब जो हॉस्पिटल, जैसे कि आयुष्मान भारत के अंदर जो भी है, जन आरोग्य योजना अंडर जो भी है, वो सारे हॉस्पिटल इट कैन बी यूज्ड। तो बस इसमें इतना ही है। देन विल मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, इसको पढ़ने से पहले ना कुछ बेसिक देखते हैं। मिनरल ज्यूरिडिक्शन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाती है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये जो है यूनियन लिस्ट में भी आता है एंड स्टेट लिस्ट में भी आता है, ओके। सो इट कम्स इन बोथ द लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट दोनों में आता है, ठीक है। देन जो माइनर मिनरल अथॉरिटी है वो किसके पास है, ठीक है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन
बोल सकती है कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स दिस इज अ माइनर मिनरल। ओके, और उसके लिए रूल्स कौन बनाएगा? रूल्स बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ओके, माइनर मिनरल है ये कौन बताएगा? बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये अमेंडमेंट एक्ट है, माइनर मिनरल जो एक्ट है, ठीक है, इसने क्या किया है? इट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीजेस, कंपोजिट लाइसेंस, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग इन रिस्पेक्ट टू द एनी क्रिटिकल, ठीक है, इसको एम्पावर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, एंड देन दैट्स इट, इट इज़ मोर देन इनफ टू नो अबाउट दिस बेसिक। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। डायरेक्टली मिनरल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस के ऊपर, प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस करो, प्रीलिम्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। मेंस रिलेटेड आया तो डायरेक्टली इन्वॉल्व माइनिंग सेक्टर में क्या इशू है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन? ठीक है, ये क्या है? ये इट इज क्रिएटेड इन 2015 वाई अमेंडमेंट मेड टू द मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलर अथॉरिटी 1957। ठीक है, इसके अंडर क्या है? ये जो फाउंडेशन बनाया। अब ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्यों बनाया? पहला तो ये बात है, ठीक है। सबसे पहले इसके कंसेप्ट के बारे में सबसे, दिस इज अ फंड, नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी फंड, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ फंड बनेगा, कहाँ कहाँ ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है कहाँ कहाँ बनेगा? वहाँ पे जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज होती है उन स्टेट के उन डिस्ट्रिक्ट में ही सिर्फ बनेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो कि कौन, जो रूल्स मैंने बोला था ना, रूल्स बनाने कौन कौन रूल्स बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, इसके अंडर भी यही है। अब देखो यहाँ पे अगर ये फंड बनाए तो फंड में पैसे तो डालने पड़ेंगे ना, हमें पैसे तो डालने पड़ेंगे फंड में। तो फंड में पैसे कैसे आएंगे? गवर्नमेंट देगी? गवर्नमेंट नहीं देगी। जो भी मिनरल्स और माइंस जो यहाँ पे भी माइन किए जाते हैं वहाँ से उनको 10% रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अगर देखो क्या होता है ना, कोई भी अगर ये एक एरिया है, ठीक है, दिस इज एन एरिया, यहाँ पे माइनिंग होने वाली है, तो इसका ऑक्शन होता है। ऑक्शन होने के बाद इसको लीज पे दिया जाता है उस कंपनी को, और फिर वो क्या करते हैं? इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर जो भी रॉयल्टी आएगी, ओके, लीज से, ठीक है, उसकी 10% रॉयल्टी अगर 2015 के बाद वो लीज बनाई गई है तो 10% रॉयल्टी, अगर 2015 के पहले लीज बनाए तो 30% रॉयल्टी यहाँ पे दी जाएगी उस फंड में, ठीक है। इतना क्लियर है? और ये जो, हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना कि अगर कोई मिनरल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोल है, ठीक है, समझो कि कोल है। कोल अगर मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगर कोल के लिए मुझे, मैं माइन कर रहा हूँ कोल के लिए, तो और दूसरा है कि मुझे बॉक्साइट माइन करना है, ठीक है, एक तरफ मैं कोल माइन कर रहा हूँ, दूसरा मैं बॉक्साइट माइन कर रहा हूँ, तो दोनों के लिए मुझे सेम ही चार्ज देना पड़ेगा क्या? रॉयल्टी? नहीं, तो दोनों की रॉयल्टी सेम नहीं होगी। यहाँ पे वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं है, हर की अपनी अपनी रॉयल्टी अलग अलग फिक्स है, ठीक है। तो बस दैट्स इट इसमें। हाँ, इसमें और एक चीज़ देख सकते हो, ये जो कोल, ये जो माइनिंग का जो इशू है ना, माइनिंग का इशू ना हर एक जगह पे, द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक है, द फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन आ गया, इज ऑल्सो गाइडेड बाय 5th and 6th शेड्यूल, पंचायत, पैसा, जो भी एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल है, पैसा एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ओके। एंड हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट है जो जहाँ पे ये बना है? दैट इज 645 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स हैं, ओके। देन देर इज, हाँ, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ठीक है, ये क्या है? अगेन दिस इज ऑल्सो माइनिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए एंड फंड आना चाहिए हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, लाइवलीहुड, जहाँ पे भी जो माइनिंग के इशू लोग रहते हैं उनके लिए, ठीक है। अब देखो जो जो फंड आएंगे ना, वो जो 70% फंड जो है डीएमएफ के, कहाँ जाएंगे? हाई प्रायोरिटी सेक्टर में जाएंगे, पीने का पानी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एक्सेट्रा। एंड अदर 30% कहाँ पे जाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, एनर्जी एंड वाटरशेड। दैट्स इट, इट इज़ मोर देन इनफ टू नो फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो आप देख सकते हो कि व्हाट आर द इश्यूज। तो बेसिकली अगर कोई भी ऐसे इश्यूज आए ना, तो सबसे पहले आपको ना एक बेसिक फ्रेमवर्क जान लो। एक तो गवर्नेंस में इशू होगा,
देन देर इज इम्प्लीमेंटेशन में इशू होगा, अगर फंड्स रिलेटेड है तो फंड में इशू होगा, एंड देन दिस कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू होगा। बस इतना ही है, आपको एक बार ये पढ़ लो, हर एक चीज़ में यही इशू मिलेंगे आपको। ओके, इसमें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना मैंने यहाँ पे ये लिखवा दिया है ना उतने 4 पॉइंट पढ़ लो, इट इज मोर देन इनफ। उसको उल्टा करो, यू विल गेट द वे फॉरवर्ड। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम टूडेज क्लास, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम टूडेज क्लास। यहाँ पे बोलोगे सर दिस इज जस्ट अ न्यूज इन शॉर्ट, हाउ कैन इट कैन बी इंपॉर्टेंट टॉपिक? सो गाइज बिलीव मी, this will literally help you to gain extra 1 or 1.5 mark in your economy answers, as also you can use this data in your agriculture essay, ethics, anything. Okay, so why it is very much important? यहाँ पे टॉपिक क्या है? इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो अगर जीडीपी के हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले आता है यूनाइटेड स्टेट्स, देन देयर इज चाइना, देन देयर इज जर्मनी। अब हमारा नंबर है इंडिया का, सबसे आगे इंडिया वाले, ठीक है। देन वी हैव सरपास जापान, देन यूके, फ्रांस, ये सारी लाइनिंग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या करो, इंडिया की अभी इकोनॉमी कितनी है? 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स, इतनी इकोनॉमी इंडिया की है। जर्मनी कितनी है? 4.744 ट्रिलियन डॉलर्स। ओके, चाइना की कितने? 19, एंड यूएसए की कितने? 30। बस इतना याद रखो। अब देखो यहाँ पे मैंने ना गोल्ड मैन लिखा है, क्यों? कोई भी आंसर आए, कोई भी आंसर आए, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ वे फॉरवर्ड में लिखना है आपको, एज इट इज ये लाइन चेप दो। क्या है कि स्ट्रक्चरल, हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए, अर्बनाइजेशन, राइजिंग अर्बनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट में, उसके वजह से क्या हो गया? पर कैपिटा इनकम बढ़ा, लाइफस्टाइल कंजम्पशन चेंज हो गया। देन देर इज, हम लोग ने पॉलिसी लेके आए टैक्सेशन एंड बिजनेस रिफॉर्म में, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, आईवीसी, कॉर्पोरेट टैक्स कट। ये जो कीवर्ड्स है ना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर में लिखोगे एग्जामिनर आपका दीवाना हो जाएगा। देन वी हैव पुश्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे? पीएम गति शक्ति जो हमारी स्कीम है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। देन आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हमने लेके आए पॉलिसी के लिए। एंड देन देर इज टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, वी हैव एनहांस आर थिंग, दैट इज कैसे? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, जैम, ट्रिनिटी की वजह से काफ़ी हमारा इकोनॉमी ग्रो कर दिया है। एंड देर इज एक्सटर्नल ग्लोबल फैक्टर, दैट इज इंक्रीज एफडीआई फ्लो बढ़ गया, ग्लोबल सप्लाई चेन रिबैलेंस हो गई, एंड चाइना +1 की पॉलिसी हमारे पास, एंड देन सप्लाई चेन रेसिलेंट इनिशिएटिव। ये सारी चीज़ें लिख के रखो कहीं ना कहीं पे, ये आपकी इकोनॉमी की नोट में, दिस विल लिटरली हेल्प यू टू गेन एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, हम और बेटर कैसे कर सकते हैं? एनर्जी ट्रांजिशन लेके जाना है, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी लानी है हमें, दैट्स इट। एंड देन देर इज रेमिटेंस टैग के ऊपर एक न्यूज़ है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक याद रखो व्हाट इज रेमिटेंस। समझो, रेमिटेंस एक इजी वे में समझाता हूँ, दिस इज यूएस, दिस इज इंडिया, ठीक है। इंडिया से कोई तो यूएस में नौकरी कर रहा है, तो इंडिया में वो पैसे भेजेगा, तो वो जो पैसे भेजेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेमिटेंस। ओके, बस इतना ही है रेमिटेंस। और वो क्या क्या रेमिटेंस टैक्स है उसको कम कर दिया है, दैट्स इट। हाँ, इसमें और एक चीज़ आपको याद रखना है कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ पे आता है? इंडिया में आता है। कितना? 14% ऑफ टोटल ग्लोबल रेमिटेंस शेयर में से 14.3% इंडिया में आता है। एंड देन देर इज अनदर पॉइंट विच यू कैन यूज इन योर इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन अबाउट डायस्पोरा, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस इन इंडिया, accounting $32.9 billion of total remittance inflow in 23-24. This can be used कहाँ पे? This can be used in your IR answers about in diaspora topic. Then alternate investment fund, इसको ना थोड़ा बेटर वे में देखेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे, इसको आगे जाके करेंगे, मैं इसको एंड में बताऊंगा, जो हमारा पूरा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये पूरी मैगजीन खत्म होगा तब बताऊंगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है प्रीलिम्स का, उसको भी टैकल करेंगे। एंड देन देयर इज प्रेडेटर प्राइसिंग, इसको देखना है कि व्हाट इज प्रेडेटर प्राइसिंग। समझो दो कंपनी है, एक है अंबानी, एक है लोकल, ठीक है। तो लोकल समझो 10 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, तो अंबानी क्या करेगा? वही प्रोडक्ट 8 रुपये में बेचेगा, उसको प्रॉफिट हो या ना हो, तो उसे कहेंगे प्रेडेटर प्राइसिंग। और ये किसके अंडर आता है? कंपटीशन कमीशन एक्ट के अंडर आता है। ओके, बस इसमें इतना याद रखो। देन पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाना है हमें,
किसके अंडर आएगा, इट विल बी अंडर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशन 2025। तो व्हाट इज बोर्ड, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो बोर्ड होगा पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, इसका चेयरमैन कौन होगा, इसका चेयरमैन होगा आरबीआई गवर्नर, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा, कौन होगा, आरबीआई गवर्नर होगा, आरबीआई गवर्नर होगा, आरबीआई गवर्नर होगा, ठीक है, याद रखो आरबीआई गवर्नर होगा, ठीक है। देन इसमें कुछ मेंबर्स भी होंगे, तो यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर इंचार्ज ऑफ द पेमेंट सिस्टम, वन आरबीआई नॉमिनेटेड ऑफिसर्स, और देन इसके बाद 3 मेंबर जो होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई से 3 लोग आएंगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 3 लोगों को नॉमिनेट करेगी। अब इनकी टेन्योर कितना होगा, इनका टेन्योर होगा 4 ईयर, ठीक है। और जो आरबीआई से लोग आएंगे उनका टेन्योर कितना होगा, उतना उनका टेन्योर उतना ही होगा जितना वो टाइम ऑफिस में रुकने वाले हैं, ओके। देन देर इज मीटिंग कितनी होनी चाहिए, साल में 2 बार होनी चाहिए। एंड व्हाट आर द कोरम, कोरम मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल शुड बी प्रेजेंट, अगर कोई मीटिंग होगी तो, ओके तो कितने होने चाहिए, 3 पर्सन इंक्लूडिंग चेयरपर्सन और डेप्यूटी गवर्नर, ओके। एंड देन देर इज मतलब मेजोरिटी वोट। अब देखो क्या होता है ना, अब यहाँ से 3 मेंबर आएंगे, यहाँ से 3 मेंबर आएंगे, तो वोटिंग तो होगी ना किसी भी टॉपिक के ऊपर। अगर समझो कि यहाँ पे इन्होंने टाई होगी दोनों के बीच में, तो जो गवर्नर है ना उनको एक कास्टिंग वोट मिलेगा, ओके। और जो कास्टिंग वोट वो गवर्नर के ऊपर होता है कि मुझे कौन से साइड पे जाना है, ओके दैट्स इट। आरबीआई डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शन 2025 इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ये ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है, देखा जाएगा तो। एंड देन दिस ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इसमें ना एक चीज़ याद रखनी है, ये जो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है, नहीं ये सेबी रेगुलेट नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल सिक्योरिटीज़ में डील नहीं करता। ओपिनियन मतलब क्या यार, कोई वो ऐप होती है ना ड्रीम 11 वगैरह, आज ये टीम सट्टा, लिटरली सट्टा कि आज ये टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी, यही बात कर रहे हैं, दैट्स इट। और इसमें आपको एक ही याद रखना है, ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सेबी जो है, सेबी रेगुलेट नहीं करती। सेबी कह रही है कि भाई साहब सतर्क रहिए, इन सारी चीज़ों में ध्यान मत दीजिए, पढ़ो लिखो आईएएस बनो, ठीक है, ये सारी चीज़ों में ध्यान मत दो। तो लीगल स्टेटस सेबी नहीं करती इसको क्या, रेगुलेट, दैट्स इट। देन देर इज नेक्स्ट, इंडिया अचीव हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट। अब देखो इसमें ना ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप लिखोगे कि इंटरनेशनल इकोनॉमी में अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी काम नहीं कर रही, इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो उसका रीज़न क्या है, ग्लोबल क्राइसिस। तो ग्लोबल क्राइसिस में आप क्या लिख सकते हो, ग्लोबल क्राइसिस में रेड सी क्राइसिस, यूक्रेन वॉर, ड्रॉट्स इन पनामा कैनल, इंक्रीज इन नॉन टैरिफ मेजर्स, राइजिंग एनर्जी प्राइसेस। ये लिखो, ये डायरेक्टली इकोनॉमिक स्लो डाउन क्यों हुई इंडिया की, तो यहाँ पे इसको वैसे यूज़ करो, ओके। एंड देन इसके बाद यू कैन यूज़ दिस 4 फैक्टर्स कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। दैट इज, सबसे पहले पॉलिसी पुश करनी चाहिए। पॉलिसी पुश कैसे कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेके आ जाओ, सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम चाहिए, ट्रेड फैसिलिटेशन चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब एंड एमएसएमई। देखो लिखा कुछ और है, उसको आप यूज़ कुछ अलग तरीके से करोगे क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से बनेगा। एंड देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी मार्केट करना है हमें, ठीक है। एंड देन ट्रेड एग्रीमेंट करनी है हमें, एंड देन सप्लाई चेन रिअलाइनमेंट बनानी है, ओके। देन वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की स्वामित्व स्कीम एंड ग्राम मानचित्र, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग स्कीम्स में जब एंड में करेंगे उसको अच्छे से स्कीम्स ये 2 पढ़ लेंगे। एंड देन ये इंडेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। वेव समिट है, वेव समिट दैट इज़ क्रिएटर्स इकोनॉमी। व्हाट इज़ क्रिएटर्स इकोनॉमी, इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। क्रिएटिव इकोनॉमी मतलब जो पॉडकास्ट वगैरह लेते हैं ना, रील्स बनाते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, गेमिंग करते हैं, दैट इज़ अ क्रिएटिव इकोनॉमी, और उससे जो पैसे बनते हैं उसको हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमी कहेंगे, ओके। इसमें कुछ और है, कुछ और नहीं है। हाँ, दिस कैन बी यूज एज एन एग्जाम्पल, दिस यू कैन यूज एन एग्जाम्पल। कहाँ पे एग्जाम्पल यूज कर सकते, या फिर ये जो डेटा है इसको मार्क कर लो कहाँ पे, दिस कैन यूज इन इकोनॉमी
ओके क्यों इकोनॉमी में, कि हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमी में भी पैसे कमा सकते हैं, उसको भी पुश करना चाहिए। और अभी फिलहाल ये डेटा कोट कर सकते हो, 30 बिलियन टू द जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉइंग 8% ऑफ द वर्कफोर्स। देन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं है। देन वी हैव कंप्लीटेड आर दिस इकोनॉमी वाला भी सेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया हो, इफ़ नॉट देन प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको समझ में नहीं आया। एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करो कि सर अच्छा लगा वीडियो, या फिर इफ़ इज एनी अदर थिंग यू नीड टू टेल मी, यू कैन comment in the section. You, if you want to ask anything about the preparation, about the strategy, and it can be anything. Okay, apart from that, please like this video and also share with your friends. Okay guys, chalo, thank you, bye everyone.